राजनीति में आज का दिन दिल्ली के नाम रहा। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी रैली की। इस दौरान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के बीजेपी उम्मीदवार मौजूद रहे। पीएम ने दिल्ली की रैली में कांग्रेस की न्याय योजना पर सवाल उठाए, वहीं आतंकी संगठनों पर की गई कार्रवाई को सरकार की उपलब्धि बताया। कांग्रेस आजकल अचानक न्याय की बात करने लगी है। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि 1984 में सिख दंगों में हुए अन्याय का हिसाब कौन देगा। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए उससे जुड़ा होने का जिन पर आरोप है उनको मुख्यमंत्री बनाना ये कौन सा न्याय है। नया हिंदुस्तान अब अपनी समस्याओं के लिए कहीं जाकर गिड़गिड़ाता नहीं है। नया हिंदुस्तान जानता है कि आतंकी हमलों का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन वो आश्वस्त है क्योंकि नया हिंदुस्तान अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। आज जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। इसी इच्छा शक्ति की वजह से तमाम आतंकी हमलों के गुनहगार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। पहले जो नामुमकिन लगता था अब वो मुमकिन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस रैली में गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो गांधी परिवार अपने विदेशी पारिवारिक मित्रों के साथ आईएनएस विराट के जरिए छुट्टियां मनाने गए थे और उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। वहीं 2019 के रण के 5 चरण अब पूरे हो चुके हैं और वोटिंग के लिए सिर्फ 2 फेज बचे हैं। 5वें चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी थी कि कांग्रेस पार्टी अगले 2 फेज के चुनाव राजीव गांधी के नाम पर लड़कर दिखाए। आज दिल्ली में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनौती का जवाब दिया। खुद को दिल्ली की लड़की बताया प्रियंका गांधी ने और बीजेपी को अगले 2 फेज के चुनाव जीएसटी और नोटबंदी पर लड़ने की चुनौती दे डाली। पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो आगे 2 चरण बाकी है। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए। देखिए खेल कैसा खेला जाता है। दिल्ली वाले आपकी फिजूल की बातों से बोर हो चुके हैं कि नहीं? जब भी अखबार खोलते हैं वही फिजूल की बातें। एक दिल्ली की लड़की आपको खुली चुनौती दे रही है, खुली चुनौती दे रही है। एक दिल्ली की लड़की चुनाव के आखिरी 2 चरण नोटबंदी पर लड़िए, जीएसटी पर लड़िए, महिलाओं की सुरक्षा पर लड़िए और उन वादों पर लड़िए जिन्होंने आपने पूरे देश के नौजवानों को आपने जब झूठे वादे किए और जो धोखा दिया उन पर लड़िए। दिल्ली में 12 मई को वोटिंग से पहले चुनावी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तर पूर्व दिल्ली में रोड शो किया। इस दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से शीला दीक्षित को जिताने की अपील की। प्रियंका गांधी जब शीला दीक्षित के लिए वोट मांगने
दिल्ली की सड़कों पर उतरी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रियंका यहां अपने पसंदीदा लिबास कॉटन की साड़ी पहने चुनावी रथ के ऊपर पालथी मारकर बैठ गईं और जनता के अभिवादन का जवाब देने लगी। रोड शो के दौरान एक लड़की ने प्रियंका से हाथ मिलाने की कोशिश की। इस पर प्रियंका ने उस लड़की को अपने पास बुला लिया। एसपीजी के जवानों ने उस बच्ची को रथ के ऊपर पहुंचा दिया। प्रियंका उस लड़की को गोद में लेकर बैठ गई। ये बच्ची प्रियंका के साथ सेल्फी लेना चाहती थी। प्रियंका ने सेल्फी लेने में मासूम की मदद भी की। नकारात्मक राजनीति और बेदर्द राजनीति के अलावा इन्होंने आपको क्या दिखाया है? जीएसटी की और तमाम दुकानदारों की इन्होंने कमर तोड़ी। नोटबंदी की आपको खड़ा कर दिया लाइन में कि खड़े हो जाइए, बहुत बड़ी देशभक्ति है आपकी, खड़े हो जाइए लाइन में। आप तो खड़े हो गए अपनी देशभक्ति दिखाने। कोई काला धन इस देश में आया? 1 रुपया नहीं आया। प्रियंका का रोड शो ब्रह्मपुरी पुलिया से शुरू हुआ और ब्रह्मपुरी रोड, यमुना विहार, सुभाष मोहल्ला, बाबरपुर होते हुए यमुना विहार डीटीसी बस डिपो पर जाकर खत्म हुआ। रोड शो के दौरान जगह जगह एक पोस्टर नजर आया। इस पर शीला दीक्षित को लेकर कमेंट किए गए थे। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर इनकार करने को लेकर इस पोस्टर में शीला दीक्षित की निंदा की गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर शीला दीक्षित का मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे के बीच है। पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। राजनीति भी गजब की चीज है। आज प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी और अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आ रहा था। वही अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस से गठबंधन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आखिरकार प्रचार क्यों कर रही हैं। शायद वो भूल गए कि उनकी पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने से दिल्ली का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी जहां 7 सीटों पर फिर से अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, तो कांग्रेस खोई जमीन की तलाश कर रही है और इससे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बढ़ी हुई है। बेकार टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो उनको राजस्थान में जाके करनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो राजस्थान में क्यों नहीं जा रही, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जा रही, वो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के खिलाफ रैलियां कर रही हैं, दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ रैलियां कर रही हैं। राजस्थान में उन्होंने करी एक भी, उन्होंने मध्य प्रदेश में करी एक भी, छत्तीसगढ़ में करी एक भी। जहां बीजेपी से सीधे टक्कर है वहां ये भाई बहन कोई नहीं जा रहा दोनों में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का दांव नाकाम रहा और अब सियासी वार पलटवार तेज है, क्योंकि दोनों पार्टियों को एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है। Kejriwal is not a factor in this election in Delhi. This is a fight between Rahul Gandhi and Modi. This is a fight between Congress and the BJP. तो पीसी चाको को अब लगता है, जो पीसी चाको बड़े लालयित थे कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल से गठबंधन हो जाए, वो अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी यानी राहुल और मोदी के बीच है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी है। वोटों का गणित क्या कहता है, आइए आपको ये समझाते हैं। देखिए 2013 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। आम आदमी पार्टी पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो 28 सीटें उसे मिली थी, लगभग 30% वोट। बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, 33% वोट। कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लगभग 24.5% वोट और अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी और उनको लगभग 13% वोट मिला था। लेकिन 2015 में परिस्थितियां कैसे बदली, आप ये देखिए। आम आदमी पार्टी ने तब जीती थी 67 सीटें, यानी लगभग 55% वोट उनको मिला था। कांग्रेस का पूरा वोट जो उठकर है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 32.19% वोट मिले थे और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, 0 सीटें मिली थी, 9.5% वोट उसको मिले थे। अब ऐसे में
दिल्ली का गणित क्या कहता है, दिल्ली की राजनीति क्या कहती है, इसी पर बात करने के लिए हम 3 खास मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अक्षय मराठे जी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के। अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2015 के चुनाव गए, ज्यादा वक्त नहीं बीता है, 4 साल ही बीते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 0 सीटें जीती थी, उस कांग्रेस पार्टी से अलायंस करने के लिए आप लोग इतने ललायित क्यों थे, आप बेताब क्यों थे? क्या आपको अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है? दीपक जी, पहली बात तो यह है कि अब अलायंस तो हुआ नहीं है। अब तीनों पार्टियां अपने दम पर मैदान में उतर चुकी हैं, तो अलायंस पर अब बहुत ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि अलायंस करने का निर्णय सिर्फ एक ही कारण की वजह से लिया गया था। पिछले 4.5 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बात बात पर रोकने का काम केंद्र के मोदी सरकार ने किया था। ऐसे मोदी सरकार को जिसने सुप्रीम कोर्ट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सुप्रीम कोर्ट, इन सारे संवैधानिक एजेंसियों को तक बख्शा नहीं, ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उखाड़ फेंकने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो भी करने की जरूरत पड़े वो करने के लिए तैयार थे। मतलब आप खुद अकेले के दम पर सक्षम नहीं थे? आप ये मानते हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप अकेले के दम पर दिल्ली में मोदी को हराने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए आप आलोक शर्मा जी की पार्टी कांग्रेस से अलायंस चाहते थे? दीपक जी, नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि जो कुछ करना पड़े मोदी को देश से हराने के लिए हम चाहते थे। दिल्ली, हरियाणा, पर ये तो सिर्फ दिल्ली में हराने की बात थी। हरियाणा में आपकी पार्टी का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, सपोर्ट बेस नहीं है। दीपक जी, मैं मानता हूं हरियाणा में हम छोटी पार्टी है, लेकिन अगर आप पिछले 3 महीने पहले हुए हरियाणा के जींद उपचुनाव का नतीजा देखें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला जी चुनाव मैदान में उतरे थे। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के ज्वाइंट उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला उतरे थे। और इस कैंपेन में क्या हुआ, इस चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी जीत कर आई नंबर 1 पे, हमारे कैंडिडेट नंबर 2 पे आए और कांग्रेस नंबर 3 पर सिमट गई। तो ये जाहिर सी बात है कि हरियाणा में कांग्रेस भी कोई ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। इसीलिए हमने सोचा कि अगर तीनों पार्टियां इकट्ठा मिलकर लड़े तो हो सकता है मोदी जी को 10 हरियाणा की सीटें, 7 दिल्ली की सीटें और 1 चंडीगढ़ की सीट, 18 सीटों पर मात दे दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के अपने प्लान अलग है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अलग है। हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी हो ही ना, क्योंकि यूपी में कांग्रेस, ठीक है, मैं यहीं से चलता हूं। आपने जवाब दे लिया आलोक शर्मा जी, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने आज ये जता दिया कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आपने दिल्ली में बिना सोचे समझे जो कुछ भी डिसीजन लिया वो लिया, और अब उनको लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो जिताने की जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस पार्टी पर रहेगी। देखिए, मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव लड़ते हैं उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार आनी होती है। जहां बीजेपी की सरकार आनी होती है वहां कहीं एक जगह चुनाव नहीं लड़ते। वो उत्तराखंड नहीं लड़ते, हिमाचल नहीं लड़ते, यूपी नहीं लड़ते, हरियाणा नहीं लड़ते। वो कहां लड़ते हैं? वो गोवा में चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान में लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी होती है वहां वहां चुनाव लड़कर वोट काटने का काम करते हैं। केजरीवाल जी, बीजेपी के लिए आपको इतना लगाव था, इतनी नफरत थी, जो भी था, मुझे बताइए 2015 में तो आपने नारा दिया था केजरीवाल फॉर सीएम और मोदी फॉर पीएम। अब आप हमारे चरणों में आके कह रहे हैं कि सब हमसे गठबंधन कर लीजिए। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी से कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी से बीजेपी अरे भाई, अब आपको क्या दिक्कत हो गई? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी चाहते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 अरे भाई, हम क्या कर रहे हैं? हमारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जरा आप बता दीजिए। इन तीनों आप जहां पर बीजेपी की सरकार आनी होती है वहां क्यों नहीं जाकर चुनाव लड़ते हैं? जहां पे विपक्ष मजबूत, जरा बता दीजिए ना, आप क्यों नहीं लड़ते वहां पर चुनाव जाकर जहां पर बीजेपी की सरकार आनी होती है? मुझे एक राज्य का नाम बताइए जहां बीजेपी की सरकार आई हो और आपने जाकर चुनाव लड़ा। एक राज्य का नाम बताइए मुझे। जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने अरे हिम्मत भाई, दिखा के कांग्रेस क्या 2014 करेगी या में आम आदमी मोदी पार्टी जी के लोग खिलाफ क्या चुनाव करेंगे? लड़ा क्या था। मुझे दिख गया दिल्ली में क्या होने वाला है, मुझे दिख रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है। हरीश खुराना जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हरीश खुराना जी, मेरा सीधे आप पर आरोप है कि सीलिंग के मुद्दे पर आपने दिल्ली वालों को अकेला छोड़ दिया। व्यापारी जो जीएसटी से प्रभावित था, व्यापारी जो नोटबंदी से प्रभावित था, और छोटा व्यापारी खासतौर जो सीलिंग से प्रभावित था, आप अध्यादेश नहीं लाए और आपने सीलिंग होने दी। आज वो व्यापारी त्राही कर रहा है। किस नाम पर वोट मांग रहे हैं आप दिल्ली में? 7 सांसद आपके थे, केंद्र सरकार आपकी थी। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो सीलिंग हो रही थी, कोई सरकार की वजह से सीलिंग नहीं हो रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सीलिंग की वजह से हो रही थी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस जोर शोर से ये मुद्दा उठाया, लोगों के बीच में गए, आपने देखा है। SC ST वाले मामले में आप अध्यादेश ला सकते हैं, पर दिल्ली की सीलिंग रुकवाने के मामले में नहीं लाएंगे। हरीश खुराना जी, बाकी मामलों पर आप अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन सीलिंग के लिए नहीं लाएंगे। पार्लियामेंट से रुकनी थी सीलिंग। आप किसको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं? आप वाकई क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? दिल्ली की जनता जानती है इस बात को। दिल्ली का सत्यानाश आप समझ लीजिए दीपक जी, दिल्ली में सत्यानाश करने का सबसे बड़ा एक जो आदमी है वो है अजय माकन। 10 साल तक आपने उस मुद्दे को लटकाए रखा। हर साल आप एक अध्यादेश लाते थे, लेकिन जो एक्चुअल समस्या नहीं रखा। अजय माकन के समय पर सीलिंग रुकी थी, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस आया था। आप मुझे केवल ये बताइए, आपकी सरकार 2.5 साल से दिल्ली में सीलिंग हो रही है, आपने कौन सा कदम उठाया? एक कदम उठाइए, बताइए आप मुझे। आलोक जी, मैंने हरीश जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के व्यापारियों को ठगा है। आप सुनने की हिम्मत रखिए। आप मुझे बताइए कि केंद्र की सरकार ने कौन सा कदम उठाया? सुनिए, आप सुनने की हिम्मत नहीं रखते। मैं सुनने की हिम्मत रख रहा हूं। माकन के ऊपर बार-बार करें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। एक कदम बताइए आप सीलिंग को रोकने के लिए आप लोगों ने किया। आप सुनिए, आप बताइए, आप बोलते रहिए। हो गया होगा तो मैं जवाब दूं। जवाब नहीं है हरीश भाई आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। आपने दिल्ली वालों को राहत देने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया, एक कदम भी नहीं उठाया। आज जो व्यापारी मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात को जानते हैं। 358 सड़कों में क्यों नहीं किया? नहीं, आप बताओगे क्या? अक्षय मराठे तो नहीं बताएगा ना कि प्रधानमंत्री क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आप दिल्ली के मालिक हो गए हो क्या? तो दिल्ली की जनता के लिए अगर आप वोट मांगने आए हो, दूसरी तरफ सीलिंग हो रही है, तीसरी तरफ जीएसटी की मार है और मोदी जी का भाषण फुल है। जब आप वोट मांगने आते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है दिल्ली से? दिल्ली वाले जूझ रहे हैं, आप उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है दिल्ली में? बताइए मुझे। नहीं हुआ। आज जब मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, केजरीवाल को तो साइड ही करो, इनसे तो बात ही नहीं करनी हमें। आप बताइए हमें कि मोदी जी, आप केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपने क्या किया? अच्छा, मैं आप दोनों को रोकता हूं। मेरे पास एक बहुत मैं तो आप तीनों को रोकता हूं। एक मिनट हरी भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया आलोक जी, मैं उस पर आपसे जवाब चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने आज रामलीला की रैली पर गांधी परिवार पर एक संगीन आरोप लगाया है कि उन्होंने INS विराट का इस्तेमाल छुट्टियां मनाने के लिए जाने के लिए किया। INS विराट का इस्तेमाल, युद्धपोत का इस्तेमाल उन्होंने छुट्टियां मनाने के जाने के लिए किया। इसी आरोप पर खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गांधी परिवार पर यह जो आरोप लगाया उस पर कांग्रेस की रिएक्शन लेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। नामदार परिवार ने देश की आन बान शान INS विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। भाइयों और बहनों, INS विराट उस समय
समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। तो आलोक शर्मा जी, बहुत गंभीर आरोप है। देश की सुरक्षा में तैनात एक युद्धपोत का इस्तेमाल गांधी परिवार को छुट्टियों पर ले जाने के लिए किया गया। आलोक शर्मा जी, क्या जवाब है कांग्रेस का इसके बारे में? ये पूरी तरह से सरासर बेबुनियाद आरोप है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी बोफोर्स में दलाली हुई है और पार्लियामेंट को नहीं चलने देती थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी 2G में घोटाला हो गया आलोक जी, प्रधानमंत्री ने जानकारी के आधार पर बोला है, अगर आप चाहें तो मैं अपने टेलीफोन से उस अखबार की कतरन आपको दिखा सकता हूं को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं, जिसमें ये रिपोर्ट छपी है। मैं आपको पूरी तरह से गुमराह करने की बात दिखा सकता हूं। दीपक जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री बेबुनियाद के मुद्दों पर देश की और दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इनसे पूछिए ना, सीलिंग पर एक शब्द बोले क्या मोदी जी? इनसे पूछिए ना, अनऑथराइज कॉलोनीज 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। 4 मैनिफेस्टो से बीजेपी रखती आ रही है, हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो अनऑथराइज कॉलोनी में रजिस्ट्री होगी, नक्शे पास होंगे और बैंक से लोन मिलेगा। उस पर एक शब्दावली नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वक्त मेरे पास, आलोक जी, वक्त कितना ही है? हरीश जी, 20 सेकंड का जवाब, 20 सेकंड का जवाब। 2 करोड़ लोग रोजगार देने की बात की थी, उनके ऊपर बात कीजिए ना। नोटबंदी से अकेले आजादपुर सब्जी मंडी से 10,000 लोग बेरोजगार हो गए थे। ये हरीश भाई भी हमारे साथ कई डिबेट कितना घुमा गए बात को, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। कितना घुमा गए बात को। अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो मोदी जी ने बोलूं मैं? अच्छा आलोक जी, हरीश जी को बोलने दीजिए। 20 सेकंड। आपकी बातचीत खत्म हो गई हो तो बोलूं क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए दिल्ली के अंदर कि जिसके ऊपर मोदी जी वोट मांग सकते हैं। आलोक जी, आपका टाइम खत्म हुआ। हरीश जी 20 सेकंड बोलिए। बोलिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज को दबा देगी। बोलिए। गवर्नमेंट का एक कॉलेज बताइए। मैं तो चुनौती देता हूं, ये जो अभी इनको वर्मन डायरिया हो गया है आलोक जी को, मोदी जी ने। अरे भाई, मुझे केवल हरीश भाई, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मुझे केवल अरे आलोक जी बोलते रहेंगे। हरीश भाई आपको नहीं बोलने देंगे, जल्दी बोल दीजिए। टाइम निकलता जा रहा है आपका टाइम निकलता जा रहा है। कॉलोनीज के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए मैं चुनौती देता हूं आलोक जी को। अगर आज प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कह रहे हो ना प्रधानमंत्री बलगाने, केस करिए उनके ऊपर, केस करिए। वो किसी आधार के ऊपर बोल रहे हैं ना। आपने हमेशा देश की सुरक्षा में आपको हमेशा कहते हैं। एक नया मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अगले 2 फेज के चुनाव में जबरदस्त संघर्ष होगा। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें बोली, लेकिन उनके तर्कश में कई सारे तीर और बाकी थे। वो हरियाणा भी गए, क्योंकि हरियाणा में भी अभी चुनाव होने बाकी हैं और देश का चुनावी घमासान 6ठे चरण में भी पहुंच चुका है। ये भी हमने आपको बताया। और इस दौर में लड़ाई में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीटें हैं, तो मुद्दे भी उसी हिसाब से चुने जा रहे हैं। सियासी वार की पूरी पटकथा यहां के वोटरों को दिमाग में रखकर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहाबाद की रैली में इशारों में रॉबर्ट वाड्रा को अगले 5 साल में जेल भेजने का ऐलान किया, तो सियासत गर्मा गई। जब भी कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की जमीन हथियाने का खेल खेला गया। किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। अब परेशान है, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा। 12 मई को 6ठे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे। मोदी कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में रैली की और पहली रैली में ही पीएम मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछाल दिया। मुद्दा किसानों की जमीन को बनाया और एक तीर से 2 निशाने साधे। लोगों के बीच रॉबर्ट वाड्रा के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की याद भी ताजा कर दी और उन्हें जेल भेजने का ऐलान भी कर दिया। अब परेशान है,
भाइयों बहनों, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा जी। रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ एक नाम भर नहीं, बीजेपी अक्सर उनके नाम का इस्तेमाल कांग्रेस पर अपने सियासी हमले के लिए करती आई है और अब एक बार फिर जब उनका नाम उछला तो कांग्रेस के लिए पलटवार के अलावा कोई चारा नहीं था। आप 5 साल के अंदर देश के अंदर लोगों को परेशान करने के अलावा आप कोई काम नहीं कर पाए। चुनाव के अंदर आपको जाना है, 15-20 दिन बाकी रह गए हैं, अब ये सपने देखना छोड़ दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद है। अब तो उनकी पत्नी प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधकर प्रधानमंत्री न केवल कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा करना चाहते हैं, बल्कि यह भी साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार का दामन भी दागदार है और इसीलिए सफाई देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को खुद सामने आना पड़ा। फेसबुक पे उन्होंने लिखा कि मैं आपकी रैली में फिर से अपना नाम सुनकर चौंक गया हूं। गरीबी, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो आपको उठाने चाहिए, लेकिन आप मेरे बारे में ही बोलना पसंद करते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के बहाने कांग्रेस पर वार नहीं किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों और पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के बहाने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। भारत ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, तब हमारे एक वीर सपूत को पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था। 48 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ा था। ये कांग्रेस और उसके राग दरबारियों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नाम के कसीदे पेटना शुरू कर दिया। देश आजाद हुआ तब से अब तक हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। एक एक बूंद भारत के किसान तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के बैठा है और काम करके रहेगा। हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ने के लिए निर्दोष लोगों को सालों तक जेलों में बंद रखा था। हमारे हजारों सिख बहन भाई, छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई, लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि पंजाब, वहां पर भी सिख हैं, दिल्ली जहां पर सबसे ज्यादा 1984 के सिख दंगों का प्रभाव हुआ था, सबसे ज्यादा सिख मारे गए थे वहां पर। इसके अलावा हिमाचल और साथ ही साथ हरियाणा, इस पर सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। इसी ने प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र किया और इन वोटरों को साधने की कोशिश की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसान की भी बात की और सैनिकों की भी बात की। उनकी नजर किस वोटरों पर है ये हम आपको दिखाते हैं। पीएम के 4 वार जो थे, क्यों याद आए किसान और पाकिस्तान। हरियाणा की अगर हम बात करें जाएं तो लाख में हम ये आंकड़े दे रहे हैं। 12.5 लाख के आसपास हरियाणा में किसान परिवार हैं, पंजाब में 16.5 लाख के आसपास, हिमाचल में लगभग 10 लाख के आसपास। और यहीं पर उन्होंने किसानों की बात की है। वहीं सेना से जुड़े जो परिवार हैं वो हरियाणा में 19 लाख, पंजाब में 20 लाख और हिमाचल प्रदेश में 12 लाख हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बात की है सैनिकों के शौर्य की और एक ही
झटके में उन्होंने सिखों पर भी, सिख वोट बैंक को भी अपने तरफ साधने की कोशिश की है, किसानों को भी साधने की कोशिश की है और साथ ही साथ सेना से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनको भी साधने की कोशिश की है। इसके अलावा हम आपको यही बता रहे हैं कि किस तरीके से कब कब कहां वोटिंग है। दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग है 12 मई को, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग है 12 मई को यानी इस संडे को, और अगले संडे यानी रविवार को पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग है 19 मई को, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग है 19 मई को। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगले 2 दौर के चुनाव जो है वो राजीव गांधी के नाम पर, 84 के सिख दंगों के नाम पर, और चूंकि भोपाल में भी वोटिंग है इसीलिए उन्होंने वॉरेन एंडरसन, जिसको भगाया गया था, जो कि भोपाल गैस कांड का आरोपी था, उस नाम पर लड़ ले, क्योंकि अभी भोपाल में भी वोटिंग होना बाकी है। इसी बीच चुनावी समर में आज नया मोड़ आ गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सियासी महाभारत का नया युद्ध छिड़ा। क्या है यह युद्ध, यह हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस द्वारा उनको दी गई गालियां गिनाई और जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, बड़े ही अलग अंदाज में बात कही, एक बार आपको दिखाते हैं। पीएम बनने के बाद का प्रेम क्या बोला, मुझे बताया गया मोस्ट पीएम कहा गया, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, यहां तक कि यह भी पूछा गया कि मेरा पिता कौन थे। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हर बार की तरह अब की बार भी कांग्रेस पीएम मोदी को गाली देकर फंस गई है। पीएम मोदी ने गालियों पर कांग्रेस को घेर लिया है। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस की गालियों की पूरी लिस्ट जनता के सामने रख दी। मुझे ये सारे उपहार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी प्रेम वर्षा निमित्त आज भी दिए जा रहे हैं। निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूरताना सा, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर यह हमला यूं ही नहीं किया। दरअसल कल प्रियंका गांधी ने हरियाणा की एक रैली में प्रधानमंत्री को दुर्योधन कहा था। यही नहीं, संजय निरुपम ने अपने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से भी कर डाली थी। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार हैं, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे, वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सियासी गाली का गदर कुछ ऐसा मचा कि पूरी बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। पीएम मोदी रैलियों में इसे मुद्दा बना रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जवाब दिया। हमने देखा 52 गालियां हो गई आज तक कांग्रेस वालों ने दी, अर्धशतक हो गया। अब बचे हुए 10 दिन में और 50 भी दे देंगे क्योंकि हताश है। और एक मोदी जी के परम द्वेष जो होती है वो परम द्वेष को दर्शाता है। ये कांग्रेस की हताशा है। रोज कीचड़ उछाल रहे हैं, रोज कीचड़ उछाल रहे हैं।
लेकिन उनको मालूम होना चाहिए जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे उतना ज्यादा कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव के अब 2 चरण बचे हैं, जिनमें 12 और 19 मई को 118 सीटों पर मतदान होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 118 सीटों में से 77 सीटों पर 2014 में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। भारत माता की। बीजेपी इस जीत को दोहराना चाहती है और इसीलिए गाली के मुद्दे को गोटी बनाकर चुनावी बिसात पर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। आपने जादू देखा है? आबरा का डाबरा, गिली 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 छू, और टोपी से निकलता है खरगोश। कुछ ऐसे ही खरगोश निकाले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार जादूगर को लेकर आए हैं और जादू दिखा दिखाकर वो वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हर समस्या का हल कमल कमल कमल। पब्लिक के मनोरंजन के साथ साथ वोट का जुगाड़। चलाओ, बोलो गिली गिली पानी आओ। लग रहा है 2019 के रण में मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जादूगर के भरोसे हैं। और यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गया। यहाँ गली नुक्कड़ पर जादूगरों की टीम अपने हाथ की कारीगरी दिखाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सुख दुख के साथ में आने वाली। जादू के जरिए चुनाव प्रचार का ये अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है और जादूगर के इर्द गिर्द काफी भीड़ जमा हो रही है। और यहाँ से बोल देते हैं कि जय हिंद जय भारत। गुना शिवपुरी सीट से इस बार बीजेपी के केपी यादव ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से है। सियासी टक्कर कठिन है, लिहाजा लग रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। फिर जादूगरों पर भरोसा करना ही क्यों ना हो। जल्दी से निकालो, उधर का घुस रहे हो। आम आवाम को बीजेपी सरकार और उसकी विकास योजनाओं से रूबरू करने के लिए जादू का सहारा लिया जा रहा है। मेरे पास की जादू की छड़ी उठाओ। कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन बात अगर खुद पत्नी की हो तो फिर बात के क्या कहने। यही मामला कुछ हुआ है चंडीगढ़ में, जहां पर अनुपम खेर अपनी पत्नी किरण खेर का प्रचार करने पहुंचे। अवार्ड विनिंग एक्टर निरुत्तर हो गए, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछ दिया कि ये तो बताइए कि पिछले 5 साल में आपने कौन कौन से वादे पूरे किए। जवाब अनुपम खेर के पास नहीं था। पूछना चाहूंगा कि आपने लोगों से कुछ वादे करे थे, इसमें से क्या किया आपने पूरा? साल 2014 के चुनावी वादों में कितने पूरे हुए, ये सवाल अनुपम खेर को खामोश कर गया। अपने समर्थकों के साथ अनुपम खेर को उल्टे पांव लौटना पड़ा। वीडियो चंडीगढ़ का है, जब अनुपम खेर अपनी पत्नी किरण खेर के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इसमें से क्या किया आपने? किरण खेर चंडीगढ़ से दूसरी बार बीजेपी उम्मीदवार हैं। कैंपेन के दौरान अनुपम एक दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने चुनावी वादे पर सवाल दाग दिया। इसके जवाब में अनुपम खेर ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने ढेर सारे काम होने का दावा किया। अनुपम खेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनुपम खेर इस वीडियो को साजिश बता रहे हैं। उन्होंने खुद इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। साफ है कि किरण खेर के लिए वोट मांगने के दौरान अनुपम खेर को सियासत की कड़वी सच्चाई से रूबरू होना पड़ रहा है। किरण खेर ने 2014 के चुनाव में चंडीगढ़ से जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर किरण खेर बीजेपी और पवन कुमार बंसल कांग्रेस के टिकट पर आमने सामने हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 19 मई को मतदान होना है। राजनीति में 3 चीजें होती हैं, नारा, नखरा और नाटक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब भोपाल से चलकर दिल्ली की इस संसद तक आना चाहते हैं और इसी संसद तक आने के लिए उनके सबसे अच्छे दोस्त बने हैं कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा ने कल उनके लिए हटयोग किया था। आज वो उनके साथ रोड शो करते नजर आए, लेकिन आज कंप्यूटर बाबा और दिग्विजय सिंह उस वक्त हतप्रभ रह गए जब लोग वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। यही नहीं, इस रोड शो की व्यवस्था के दौरान कुछ पुलिस वालों ने अपने गले में भगवा पट्टा डाल रखा था और इसको लेकर भी
मध्य प्रदेश की राजनीति में सवाल खड़े हो गए हैं। भगवा झंडे और साधु संतों की टोली के साथ भोपाल की गलियों में जब दिग्विजय सिंह और कंप्यूटर बाबा का रोड शो निकल रहा था, तब उन्हें मोदी का सामना करना पड़ गया। रोड शो के सामने बीजेपी समर्थक मोदी के नारे लगाने लगे। कांग्रेस समर्थकों को मोदी के नारों का शोर नागवार गुजरा, लिहाजा मोदी समर्थकों पर केस भी दर्ज हो गया। चौक मंदिर के पास में लगभग 50 लोग इकट्ठा होकर और प्रधानमंत्री जी के नाम के नारे लगा रहे थे। बीच में आके वो लोग चल रहे हैं, उसमें बीच में बाधा डालने उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे और इसके कोई भी घटना हो सकती थी इसके द्वारा, तो उसको वहां फिर तुरंत बंद करवाया गया। दिग्विजय सिंह के समर्थन में आज कंप्यूटर बाबा ने रोड शो किया और दावा किया कि इस बार जनता पीएम मोदी के झूठे वादों का हिसाब कर देगी। जनता जनार्दन अब बीजेपी के चक्कर में ना आए। बीजेपी झूठ बोलती है और कहती है सनातन धर्म हमारे साथ है, बीजेपी की तरफ नहीं है। हम दिग्विजय सिंह के साथ हैं, हम राम मंदिर के साथ है। राम मंदिर मोदी, राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। रोड शो में सुरक्षा के लिए सादी ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन उनके गले में भगवा पटका डाल दिया गया था। हालांकि इसकी वजह किसी को नहीं मालूम थी। भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से है। साध्वी प्रज्ञा को लेकर दिग्विजय कुछ खास नहीं बोल रहे, लेकिन कंप्यूटर बाबा के निशाने पर सीधे साध्वी प्रज्ञा हैं। वो जेल की यात्रा करके आए हैं और दिग्विजय सिंह नर्मदा की यात्रा, इसलिए हम संत समान नर्मदा की यात्रा के साथ हैं। बाबाओं की शरण में जाना और उनको अपने समर्थन में लाना दिग्विजय सिंह की सियासी कूटनीति के तहत देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि हिंदुत्व और कथित हिंदू टेरर जैसे मुद्दों पर छिड़े चुनावी घमासान के बीच दिग्विजय सिंह ने ये नया दांव खेला है। तो एक तरफ कंप्यूटर बाबा की जय हो रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता शिवराज के द्वार पर च्यवनप्राश लेकर पहुंच गए। ऐसा क्यों? वो चाहते हैं उनकी याददाश्त बढ़े, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि शिवराज को नहीं दिख रहा कि कितने किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। हम आपको बताते हैं, ये है नरेंद्र सलूजा, मीडिया के प्रभारी हैं भोपाल में कांग्रेस पार्टी के। वो बादाम, च्यवनप्राश और याददाश्त बढ़ाने की हर चीज को लेकर शिवराज के घर पहुंचे और शिवराज के घर पहुंचकर उनको यह बताया कि आप अपनी याददाश्त तेज करिए, क्योंकि हमने किसानों की कर्ज माफी कर दी है। शिवराज बार बार कह रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी अभी तक कमलनाथ सरकार ने नहीं की है, जो उनका चुनावी वादा था। उनको वास्तविकता से अवगत कराना चाहते थे हम, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें दृष्टि दोष हो गया है, उनकी याददाश्त में कमी आई। इसलिए आज हम उन्हें कांग्रेस की ओर से बादाम, दृष्टि दोष दूर करने के लिए आई ड्रॉप और याददाश्त बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश पतंजलि का, रामदेव का दे रहे हैं, क्योंकि शायद वो उन्हें ज्यादा सूट करता है। वो उन्हें देने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उसका सेवन करें, ताकि कांग्रेस सरकार के अच्छे जनहितैषी निर्णय उन्हें दिखने लगे। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति भी पीछे नहीं है। बिहार से आज अजब तस्वीर भी सामने आई, जब मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए राबड़ी देवी पीएम मोदी पर हमलावर हो गई, लेकिन बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई। राबड़ी देवी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वही कांग्रेस के विकास किए हैं, पलवारबाद, लालू यादव के पलवारबाद, यही तो विकास हुआ है। राबड़ी देवी शायद भूल गई कि मोदी सरकार पर हमला कर रही हैं, नहीं तो वो खुद अपने परिवार पर ऐसा बयान नहीं देती और गठबंधन में शामिल कांग्रेस के परिवारवाद पर भी निशाना नहीं साधती। दरअसल उनसे प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिलने के बाद पूछा गया, जिस पर पहले तो वो असहज दिखी और फिर ऐसा बयान दे दिया। 5 साल में 2014 में वो आए थे विकास लेके, अब विनाश करके जा रहे हैं देश के। उनका पास है क्या कि बकेंगे, अब बोलेंगे क्या किए हैं कि बिजनेस, कौन चीज किए हैं विकास, क्या विकास किए हैं? वही कांग्रेस के विकास किए हैं, पलवारबाद, लालू यादव के पलवारबाद, यही तो विकास हुआ है। चाहे बिहार सरकार में चाहे भारत सरकार में, यही विकास हुआ है। लालू पलवार, लालू पलवार, कांग्रेस पलवार, राहुल गांधी के पलवार। अब चुनावी दौर में राबड़ी देवी ने बयान दिया है, तो सियासी मायने तो निकलने तय हैं। बीजेपी और जेडीयू इसे मुद्दा बना सकते हैं।
तो राबड़ी देवी का बयान मुद्दा बन सकता है। वहीं चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। राहुल ने इस मुद्दे पर आज तीसरा हलफनामा दायर किया और सीधे शब्दों में कहा कि गलती से राजनीतिक नारे को कोर्ट के आदेश से जोड़ दिया था, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगता हूं। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी कुछ ऐसे घिरे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए माफी मांगनी पड़ी और राहुल गांधी ने आखिरकार अपने तीसरे हलफनामे में माफी मांग ली। राहुल गांधी ने हलफनामे में कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करता हूं। मेरी मंशा न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की नहीं थी। भूलवश मुझसे गलती हुई और मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि मेरे माफीनामे को स्वीकार कर केस बंद कर दिया जाए। इससे पहले भी राहुल गांधी चौकीदार वाले बयान पर 2 बार हलफनामा दाखिल कर चुके हैं। 22 अप्रैल को अपने पहले हलफनामे में राहुल ने पहले बयान के लिए खेद जताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दूर नहीं हुई तो 29 अप्रैल को 28 पेज का दूसरा हलफनामा दिया। इसमें भी राहुल ने माफी नहीं मांगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को फटकार लगाई और नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी अदालत में अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए माफी तक पहुंचना पड़ा। चोरी और सीनाजोरी का इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। अब ये माफी मांगेंगे, माफी मांगने के बाद फिर ये गाली गैंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो अब ये गाली गैंग जो है वो माफी गैंग बन गया है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में माफी बेशक मांग ली है, लेकिन वो ये साफ कर चुके हैं कि राफेल पर उनके आरोपों की धार बदलेगी नहीं। इसीलिए 2019 के चुनाव में राफेल का सियासी तूफान थमता नहीं दिख रहा। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है, जहां राहुल गांधी को उम्मीद होगी कि कोर्ट उनकी इस माफी से संतुष्ट होकर उनके खिलाफ चल रहे इस केस को बंद कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब की बार किसकी सरकार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन याद रखिएगा न्यूज नेशन पर आपको राजनीतिक हलचल की हर खबर मिलेगी। हम नेताओं के नारे भी आपको दिखाएंगे, नखरे भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ नाटक भी आपको बताएंगे।